हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे कि घर बैठे सीटेट की तैयारी कैसे करें। मैंने कैसे सीटेट की तैयारी की मैं बताऊंगी। इस वीडियो में अपने मार्क्स बताऊंगी, एलिजिबिलिटी बताऊंगी, आपके लिए बुक्स बताऊंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी, पेपर देते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सब बताऊंगी। अब आज का टाइम जो है उसमें हर कोई क्या चाहता है कि वो उसको अच्छी जॉब मिल जाए, और जब उसके लिए वो डीएलएड करता है, डीएड करता है, बीएड करता है, फिर उसके बाद उसका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये सीटेट हमारा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इससे ये तो है नहीं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, पर हाँ, नौकरी का एक रास्ता जरूर खुल जाएगा इसके लिए। आप तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, ये सब बातें करेंगे हम। इसके जो सीटेट के जो पेपर होते हैं वो दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी लेवल के लिए और पेपर सेकंड होता है हमारा जूनियर लेवल के लिए। तो मैंने सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया है, सीटेट जुलाई 2019 और सीटेट दिसंबर 2019। जुलाई का जो पेपर हुआ था मेरा, उसमें मेरे 119 मार्क्स आए थे। अब मैं आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी बता देती हूँ कि आप कब सीटेट का पेपर दे सकते हैं। आप पेपर दे सकते हैं जब आपका डीएड, डीएलएड या फिर बीएड उसका 1 साल कंप्लीट हो। यानी कि आपका ये देखिए, जैसे मैंने डीएलएड की है, मैं डीएलएड 2017 बैच की स्टूडेंट हूँ, मैंने डीएलएड की है, लेकिन मुझे सीटेट 2 बार क्यों देने पड़े? क्योंकि जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था उस टाइम पे मेरे सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए मुझे दिसंबर का सीटेट दोबारा से देना पड़ा। तो आप इस बात का भी कंफ्यूजन रहता है कि हम सीटेट देने के लिए कब एलिजिबल हो जाते हैं, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए विद रिजल्ट, तब आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ बुक्स वगैरह के बारे में, बात करूंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने नंबर्स बता दिए हैं, मैं आपको अपनी मार्कशीट भी दिखा रही हूँ, अपनी जुलाई वाली और दिसंबर वाली सीटेट की। दिसंबर में मैंने फिर सीटेट फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही दिया है। दिसंबर वाले सीटेट में मेरे आए हैं 120 मार्क्स फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में आए हैं मेरे 112 मार्क्स। तो अब हम बात करते हैं, जब सबसे पहले हमारा सीटेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन में हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने नेम, फादर्स नेम, ये तो सब करेक्ट होने ही चाहिए। दूसरी हमारी मेन मुद्दे की बात क्या है, हमारी लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, यानी कि जो हमें लैंग्वेज लेनी है वो ही रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता, तो हम ऐसे ही जो भी हमें कैफे वाला बता देता है कई बार, या फिर अपनी समझ से लैंग्वेज हम गलत डाल देते हैं, तो उसका खामियाजा हमें पेपर में भुगतना पड़ता है। सपोज कीजिए अगर किसी को लैंग्वेज सेकंड लेनी है इंग्लिश और उसने फिल कर दी है वहां पर संस्कृत, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। फिर उसको जो पेपर देना पड़ेगा फिर इंग्लिश का ही पेपर देना पड़ेगा, जिसकी वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसी का पेपर देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और बातें आपको क्या रखनी है याद, आपको जो भी जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आपको रोल नंबर, अपने बुकलेट नंबर, कोड नंबर, जो भी वो एंट्री होगी वो सही से फिल करनी है। आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको हेजिटेशन हो रही है लिखने में, आपको लगता है कि मेरा रोल नंबर गलत हो सकता है, तो आप सबसे पहले उसको पेंसिल से फिल कर दीजिए। फिर जब आप देख लीजिए कि आपका करेक्ट हो गया तो उसके ऊपर पेन से कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रोल नंबर गलत हो जाए या कुछ भी गलत हो जाए तो आपको वहां पर फ्लूइड का यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो ओएमआर मशीन है वो फ्लूइड को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो इसलिए आप अपना रोल नंबर, बुकलेट नंबर, ये सब जो भी एंट्री है सब अच्छे से सही से फिल करें। अब जो ये हमारा सीटेट का पेपर होता है ये होता है 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का होता है, और हमें 2.5 घंटे का ही टाइम दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीटेट में लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, उनको पढ़ने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, भले ही हमसे आंसर आते हों लेकिन हमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तो अब मैं बात करती हूँ इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप ये देखेंगे कि पहले सिलेबस क्या है, सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। अब मैं सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस क्या है, सिलेबस ये है कि इसके 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये इसमें आती है हमारी साइकोलॉजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, मैथमेटिक्स आता है, एनवायरमेंटल स्टडीज आती है और 2 लैंग्वेजेस आती हैं। अब आपको लैंग्वेज, जब आप पेपर देते हैं तो आपको लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। जैसे
हम लैंग्वेज चूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो लैंग्वेज फर्स्ट हम ज्यादातर वो चूज करते हैं जिस पर हमारी ज्यादा पकड़ होती है। अब ज्यादातर तो हिंदी ही चूज करते हैं, लेकिन जिसको इंग्लिश हिंदी से भी ज्यादा समझ में आती है तो वो हिंदी ही इंग्लिश ही चूज करेगा, और लैंग्वेज सेकंड लेगा, फिर वो हिंदी या फिर संस्कृत लेगा या फिर उर्दू लेगा या फिर अदर कोई लैंग्वेज लेगा। तो मेरी सीटेट की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो थी हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज जो थी वो थी संस्कृत। तो उन सब के बारे में बात करूंगी मैं। जैसे आपको पेपर देना है तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर देंगे, तो उसके क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे 91 से 120 तक, और जो लैंग्वेज सेकंड है उसके क्वेश्चन शुरू होंगे 121 से 150 तक। ये लैंग्वेज का मैटर बहुत ही ध्यान से देखना है हमको इसको। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको ध्यान से देखिए कि आपको कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप सबसे पहले जब आपने सिलेबस समझ लिया, आपको 5 पार्ट पता चल गए कि ये आपके 5 पार्ट्स होते हैं, ये 30 नंबर्स में डिवाइड होते हैं। दूसरी, आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं। अब सीटेट 2011 से शुरू हुआ है और अब तक 2019 तक इसके बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं, तो आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। सीटेट सीबीएसई कंडक्ट कराती है, तो रूल तो ये है कि हमारा 1 साल में 2 सीटेट होंगे। ज्यादातर ये होता है कि 2 सीटेट ही होने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सीटेट नहीं हो पाता। जैसे 2016 के बाद एक गैप लग गया था, तो सीधा 2016 के बाद 2018 में ही सीटेट हुआ। फिर 2018 से हमारा कंटिन्यू सीटेट चल रहा है टाइम टेबल के हिसाब से। फिर आपको तीसरी बात क्या याद रखनी है, ध्यान रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, थोड़ा टाइम सेट करके पढ़ना है। जैसे अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए, और आपकी अगर साइकोलॉजी अच्छी है तो उसको थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। अब बात करती हूँ मैं फर्स्ट पार्ट की। जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। आपको इस किसी भी लैंग्वेज में उस पेपर को रीड कर सकते हैं, जो आपको कई बार आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ नहीं आते लेकिन इंग्लिश में समझ आ जाते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अब साइकोलॉजी की बात करते हैं हम सबसे पहले, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने अपना जो भी बीएड की है, डीएलएड की है, डीएड की है, उसमें जो भी हमारा साइकोलॉजी का पार्ट आता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जब भी आप उस कोर्स को कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, उसी टाइम वहीं पे अपना बेस क्लियर कर लें, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी होती है वो हमने ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पहले नहीं पढ़ी होती। जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है बीए में या फिर उससे 11th-12th में होता है, उसकी बात अलग होती है, लेकिन ज्यादातर के पास नहीं होता ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट। तो उन्हें ये साइकोलॉजी सबसे पहले बीएड में, डीएलएड में, इन्हीं कोर्सेज में देखने को मिलती है। तो वहीं पे उसी टाइम जब वे उस कोर्स को कर रहे हैं तो उसी टाइम उस साइकोलॉजी का बेस तैयार कर लें, ताकि आपकी आराम से तैयारी होती रहे। अब मेरा बेस तो रेडी हो गया था, जब मैंने डीएलएड की तो मेरा बेस साइकोलॉजी का रेडी हो गया। तो मुझे क्या था, मुझे इतना टाइम नहीं लगा साइकोलॉजी की तैयारी करने में। मैंने फिर उसके बाद अपनी डीएलएड की बुक के बाद अपनी मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी। लूसेंट की बुक अच्छी है, काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, समझा भी रखा है उसमें। दूसरा आप पढ़ सकते हैं, अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। अरिहंत की बुक्स में आपको सारे क्वेश्चंस, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं कुछ, और इन सब चीजों को आपको देखना है। अब मैं बताती हूँ कि आपको साइकोलॉजी के लिए क्या करना चाहिए। साइकोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि मैंने एनालिसिस किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें क्वेश्चंस जैसे कि हमारे पियाजे की जो विकास की 4 अवस्थाएं हैं, उनसे क्वेश्चन आपको हमेशा ही मिलेगा। घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन दे ही देते हैं इसमें। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हुआ, हमारी आनुवांशिकता और वातावरण हुआ। लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे हमारी डिसलेक्सिया हो गई, डिसकैलकुलिया हो गई, डिस्ग्राफिया हो गई, ये सब आती हैं उसमें। तो आपको इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको पियाजे, वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग, इन सब की विकास की अवस्थाएं देखनी है, जेंडर देखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, सोशलाइजेशन, ये सब जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वे मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपना साइकोलॉजी का पार्ट तैयार कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की तो बात मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको सारे ही तैयार करने हैं जो 2011 से 2019 तक हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस में मेरा कहना है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर भी तैयार कर लिए तो आप 70% पेपर देने के लिए रेडी हैं। आप काफ़ी कुछ निकाल लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें क्या पता चलता है, हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाता है और ये पता चल जाता है कि जिस टॉपिक पे हर बार
क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को हम अलग से देख लेते हैं, उस टॉपिक को हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बनती रहती है और हम पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैं अपने चैनल पर काम कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए भी मैंने 2011 का सीटेट के पेपर सोल्व कराए हैं। कई पार्ट संस्कृत का भी है, उनमें आप संस्कृत का भी देख सकते हैं, प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए। तो अभी मेरा चैनल नया है तो मुझे आप सभी के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सब अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी फीडबैक तो आप ही देंगे, अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आएगा, तो इस बात को तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी आप मेरे चैनल की वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं यूपी टेट की, DSSB के, इन सभी के पेपर्स भी सोल्व करा रही हूँ। बाकी मैं आपको अपने चैनल की प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। इस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा, मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू समथिंग, तो मैंने कुछ अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं। जैसे कि एक मोटिवेशनल आइडियाज़ लिए हैं, मोटिवेशनल आइडियाज़ जो मेरी फ्रेंड पायल बता रही है, उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेटेड रहना भी ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते रहे और हमारे अंदर नेगेटिविटी भी नहीं आनी चाहिए पढ़ते टाइम, हमेशा पॉजिटिव रहो। दूसरा, आपको और यूपी टेट के पेपर, सीटेट के पेपर, DSSB के पेपर और ये प्लेलिस्ट में आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। अच्छा, और एक ये बात, जब आप अपने पेपर को सोल्व करते हैं तो उस टाइम आप पहले अपना पेपर रीड कर लीजिए। आपको जो भी सेक्शन इजी लगता हो आप उससे भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, फिर जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये नहीं है कि आपको सारा पेपर एक साथ देखना है फिर सारी OMR एक साथ भरनी है। आपको सेक्शन वाइज OMR भरनी है। कई बार क्या होता है कि हम पूरे पेपर को एक बार सोल्व कर लेते हैं, फिर हम उसको OMR में फिल करते हैं, तो क्या होता है कि कई बार हमसे क्वेश्चन सारे आते हैं लेकिन OMR भरने का हमें टाइम कम मिलता है, तो उसकी वजह से भी कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की तैयारी आप कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स के लिए देखो, मैं आपको बता देती हूँ, आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको बेसिकली बोर्ड मास के रूल, किस क्वेश्चंस आने चाहिए आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब आने चाहिए। इसके लिए आपका थोड़ा सा आपको NCERT की बुक्स रीड कर सकते हैं। आप NCERT में से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। इसमें थोड़े हमारे हिसाब लगाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें आपकी माइंड पावर चेक की जाती है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका माइंड किस तरीके से चलता है, तो वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देगा, प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन। जैसे कि मैं बता देती हूँ, जैसे आपको किसी भी चीज़ के मूल्य दे दिए जाएंगे कि ये चीज़ गाजर 50 रुपये किलो है, तो आप ये बताइए कि इसके 500 ग्राम के प्राइस कितने होने चाहिए, और दूध 100 रुपये किलो है तो वो 200 ग्राम कितने का होगा। इस तरह के आपको प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन पता होने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपका ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन इस हिसाब से ज़रूर मिलता है। दूसरा, इसमें क्या आता है, 15 नंबर की इसमें पेडागोजी आती है और 15 नंबर के ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। मैंने बताया आपको NCERT की बुक पढ़नी है, आपको अपना थोड़ा बेसिक क्लियर करना है, मनी का हिसाब किताब आना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस आने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें पेडागोजी की। पेडागोजी के लिए थोड़ा मैथ्स की पेडागोजी टफ में ही मानी जाती है, लेकिन अगर आप तैयार करेंगे तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं, वैन हिले की थ्योरी होती है, उसमें 5 लेवल्स हैं, लेवल 0, 1, 2, 3, 4। उन 5 लेवल्स को आप तैयार कर सकते हैं। इसमें टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे डाइंस ब्लॉक, संख्या चार्ट, कागज पट्टी, ये सब जो भी टीचिंग एड्स हैं इनके यूजेस देख सकते हैं। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, इस तरह के आप टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो आपका मैथ्स का सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए आप 3rd to 5th NCERT की बुक्स पढ़ें, क्योंकि NCERT की बुक्स में से सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाता है। आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए, आपको सेम लाइन मिल जाएगी। और दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़े लंबे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे ABCD, और फिर आपको जो आंसर आपसे पूछे जाएंगे उसमें पूछे जाएगा कि इसमें से कौन सी सही है, A और B सही है या फिर B और C सही है, A और B और D सही है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आप गलत बात को एलिमिनेट कर देंगे और सही बात को उसमें से छांट लेंगे।
तो इसमें से शेल्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है, हाउसेस से क्वेश्चन आता है जरूर, जैसे राजस्थान के हाउसेस, असम के, लद्दाख के हाउस बोट, इस तरीके के क्वेश्चंस। और इसमें ईवीएस की थीम से क्वेश्चन आते हैं। ईवीएस की 6 थीम्स होती हैं और कुछ सब थीम्स होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसमें आपको सीसीएस से, टीचिंग एड से, इनसे सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको 1-2 मैथ्स के क्वेश्चन भी जरूर मिलेंगे, जैसे डायरेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा, टाइम के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डायरेक्शन और टाइम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सीटेट में एक फेमस वर्ड है पोर्टफोलियो, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पोर्टफोलियो किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, आपका ईवीएस में भी, या फिर हिंदी में, मैथ्स में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह से अपना ईवीएस तैयार करना है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज फर्स्ट, जो मैंने हिंदी ली थी। आपको लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है? इसमें क्या होता है कि 15 नंबर के आपके पैराग्राफ आते हैं और 15 नंबर के आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पैराग्राफ कैसे तैयार करने हैं? पैराग्राफ की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब ये तो होता नहीं कि आपको कोई पैराग्राफ, आपने 100 पैराग्राफ की तैयारी कर ली, आपको उसमें से सेम मिल जाएगा। अनसीन पैसेज होते हैं, लेकिन अगर आप पैराग्राफ को सोल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन उसमें से निकालने आ जाएंगे। और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप साथ साथ सोल्व करते चलें। सीटेट में ज्यादा ग्रामर नहीं पूछी जाती, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2। उनमें भी आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? ग्रामर में संधि के क्वेश्चन मिल जाएंगे, समास के मिल जाएंगे, अव्यय के मिल सकते हैं ज्यादा, और कुछ नहीं, ऐसी कुछ और ग्रामर नहीं आती इसमें। तो आपको पेडागोजी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करने हैं? आपको पेडागोजी के लिए तैयार करना है जो भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपको इन चारों कौशल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन चारों से घुमा फिरा कर क्वेश्चन जरूर आता है। ये चारों कौशल हिंदी पेडागोजी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, इसमें अर्जन और अधिगम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जन और अधिगम का आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या अंतर होता है। अर्जन तो वो ये होता है जिसमें आपको कुछ भी तैयारी नहीं करनी पड़ती, जिसके लिए आपको कोई अलग कोचिंग नहीं लेनी पड़ती, किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ता, वो आपको ऑटोमेटिक स्वतः ही आ जाता है, वो होता है अर्जन। और अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ तो होता है ये सीखना, जिसके लिए आप थोड़ा प्रयास करेंगे, वो आपका अधिगम होगा। अब हम कह सकते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमने उसके लिए क्या किया? हमने उसका अर्जन किया है। हमें उसके लिए कुछ ज्यादा किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने मातृभाषा अपनी माँ से, अपने परिवार के लोगों से सीख ली। लेकिन अगर हम यही बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के का हमने अधिगम किया है, उसके लिए हमने क्लासेस ली हैं, सीखा है उसको। तो वो अर्जन और अधिगम का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना हिंदी तैयार कीजिए। और अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की। लैंग्वेज सेकंड मैंने ली है संस्कृत, तो मैं संस्कृत के बारे में बात करूंगी पहले। संस्कृत में भी क्या आता है कि 15 नंबर के आपके पैराग्राफ आते हैं और 15 नंबर की ही आपकी पेडागोजी आती है। पैराग्राफ के लिए आप पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। और इसमें ग्रामर के क्वेश्चन क्या होते हैं? ग्रामर के क्वेश्चन 2-3 ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रत्यय से आ जाएगा, समास से, विभक्ति पूछ ली जाती है, धातु पूछ ली जाते हैं। तो संस्कृत के लिए आप यूथ की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें क्या है आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए हुए हैं। और जो क्वेश्चन हैं संस्कृत के, उनकी हिंदी ट्रांसलेशन भी दी गई है। या फिर आप MT सीरीज की बुक भी रीड कर सकते हैं, वो थोड़ी पर टफ है उसमें, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दी गई है आपकी। तो इस तरीके से आप संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं। मेरे संस्कृत में 29 मार्क्स आए थे, मैंने संस्कृत की भी तैयारी अच्छी की थी। अब लैंग्वेज सेकंड का ये मैटर है, ज्यादातर जिसको संस्कृत बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है संस्कृत पर, तो वो संस्कृत तो ले नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी को संस्कृत अच्छे से थोड़ी बहुत समझ में आती है, वो पढ़ सकता है, तो मैं कहूंगी कि लैंग्वेज सेकंड आप संस्कृत ही लो, क्योंकि संस्कृत थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें आप इंग्लिश से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ। अब हमारे 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए जो मैंने सीटेट में लैंग्वेज सेकंड ली थी। अब ऐसे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि 15 नंबर के आपके पैराग्राफ दिए होता है, 15 नंबर आपके पैराग्राफ के लिए और 15 नंबर की पेडागोजी। तो उसके लिए भी आप ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं। उसके इंग्लिश के आप टॉपिक्स देख सकते हैं क्या क्या हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। लैंग्वेज, और जैसे कि उसमें एक्विजिशन और लर्निंग होता है, उसका कंसेप्ट होता है। ये हिंदी और इंग्लिश के थोड़े बस लैंग्वेज का फर्क होता है, टॉपिक्स में सिमिलरिटी रहती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस
से अपडेट रहें। आगे मैं आपको बताऊंगी यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, वीडियो की तैयारी कैसे करें, डीएसएसबी की तैयारी कैसे करें। ये मैं एक्सपीरियंस होल्डर से बात करूंगी। जैसे मैंने सी टेट का पेपर क्लियर किया हुआ तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा यूपी टेट भी क्लियर है तो उसमें भी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी मैं सुपर टेट के लिए तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सुपर टेट नहीं आया है। लगभग मेरी तैयारी है, लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अपने एक फ्रेंड से आपको मिलवाऊंगी, एक जिसका 69,000 भर्ती वाला पेपर क्लियर है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि आप सुपर टेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।